हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा पब्लिक हेल्थ पे। इसमें हम बात करेंगे हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एट नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था पब्लिक हेल्थ का, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर इंडिया की, तो इंडिया में जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितने टाइप की हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हमारी आ गई प्राइवेट एजेंसीज, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, क्लिनिक्स होगी डॉक्टर्स की, और नर्सिंग होम वगैरह आ गए, तो वो हमारे प्राइवेट एजेंसीज में आ गए। उसके बाद हमारा हो गया वॉलंटियर एजेंसी। तो वॉलंटियर होगी जैसे रेड क्रॉस वगैरह का, और जो वॉलंटियर जो जैसे कि कुछ रिलीजियस रिलेटेड जो हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि कोई रिलीजन द्वारा, जैसे कोई ट्रस्ट द्वारा जो हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉलंटियर एजेंसीज। हॉस्पिटल्स जहाँ और जो हेल्थ के रिलेटेड जो सेंटर चलाए जाते हैं उनको बोलते हैं वॉलंटियर एजेंसीज। उसके बाद आ गई हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज। तो हमें इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज की ही बात करनी है, तो हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। तो आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं, सिंपल रीड कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज़ की। तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं ये ऑपरेट की जाती हैं लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फेडरल, और यानी फेडरल हो गया हमारे पूरे कंट्री लेवल पे, यानी कि पूरे देश के लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट की जाती हैं उनको हम बोलते हैं फेडरल। इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे WHO हो गया, UNICEF हो गया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो हेल्थ एजेंसी, रेगुलेटरी एजेंसीज जो है ये काम करती हैं। तो दे आर टैक्स सपोर्टेड। तो जो इनका फंड, जहाँ जो इनकी ग्रांट्स जो आती हैं, वो जो पैसा इन पे जो खर्च होता है, जो गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज पे खर्च होता है, तो वो टैक्स का पैसा होता है, वो लोग ही पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। Their functions are mandated by the law and they emphasize the health promotion as disease prevention। तो जो इनका फंक्शन जहाँ जो भी होता है, तो वो एक लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। वो एक लॉ फ्रेम किया जाता है, उसके बाद ये उस लॉ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती हैं। Official health agencies are accountable to citizens, government through an official appointment or elected board। तो जो हेल्थ एजेंसीज होती हैं वो अकाउंटेबल किसको रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सिटीजन जो उस देश में रहते लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको जवाब देना होता है इन हेल्थ एजेंसीज को। सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को भी आंसर करना होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ को डिलीवर कर रहे हैं। ए ब्रीफ आउटलुक एट द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन ऑफिशियल हेल्थ एजेंसीज इन इंडिया एट डिफरेंट लेवल। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो ऑफिशियली हेल्थ एजेंसीज कैसे डिलीवर करती हैं अलग अलग लेवल पे, पूरे पूरे होल इंडिया में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर लेवल पे। एट सेंटर लेवल द हेल्थ एजेंसी इज कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग ऑफिशियल बॉडीज़। तो सेंटर लेवल पे बात की जाए तो ये 3 बॉडीज़ से जो है वो बनता है सेंटर लेवल पे हेल्थ जो डिपार्टमेंट है। तो उसमें सबसे पहले आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरे नंबर पे आती है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो एक एक करके इनकी बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर जो होती है, और फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। तो ये इलेक्टेड मिनिस्टर होते हैं जो रूलिंग पार्टी के, वो इसके अंडर आते हैं। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वाई इलेक्शन के जाते हैं। तो ये लोगों की सपोर्ट से जाते हैं और इलेक्टेड होते हैं, लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए होते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो ये 2 डिपार्टमेंट से मिलके बनता है। पहला डिपार्टमेंट आ गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, और दूसरा आ गया डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होता है, तो उसमें जो है सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया गया होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और फिर उसके बाद आ गया जॉइंट सेक्रेटरी, और फिर डिप्टी सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो सेक्रेटरी जो होता है ये सबसे चीफ होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ सर्विसेज के लिए। जो गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स जो इलेक्टेड होते हैं, तो उनको भी गाइड करता है, उनको भी क्या करता है, उनको गाइड करता है और उनको
हेल्थ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे अवेयर करवाता है कि कैसे जो हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया जाए। तो ये जो है सेक्रेटरी, ये मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं, मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर होता है उसके साथ पे ये काम करते हैं। फिर आ गया डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर। तो इसमें जो वेलफेयर की बात की जाए तो इसमें कमिश्नर होते हैं, रीजनल डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ गया, जो स्टाफ होता है जो ऑफिशियल वर्क वगैरह करता है वो सारे इसी के अंडर आ गए। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, तो इसका काम होता है पॉलिसी बनाना और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना टाइम टू टाइम की कैसे हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद आ गया DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। तो DGHS जो होता है तो ये क्या करता है, जो भी ऑर्डर्स या जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं तो उनका एग्जीक्यूशन यानी कि उनको ग्राउंड लेवल तक ले जाने का काम जो रहता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रहता है। तो जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का होता है तो उसके अंडर कौन कौन काम करता है, तो उसमें सबसे पहले करते हैं डिप्टी डायरेक्टर, दूसरे डिप्टी डायरेक्टर जो हेल्थ केयर और हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ गए डिप्टी डायरेक्टर जो पब्लिक हेल्थ पे काम करते हैं। उसके बाद जो आ गया डिप्टी डायरेक्टर जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करते हैं। तो मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये नर्सिंग एडवाइज़र होते हैं। तो अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो इसके अंडर जो आता है जूनियर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ गवर्नड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। तो मैंने आपको पहले बताया जो मिनिस्ट्री होती है जूनियर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसका जो चीफ रहता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है यानी कि हेल्थ मिनिस्टर होता है। तो ये डिपार्टमेंट दो अलग अलग ब्रांचेस से मिलकर बनता है, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, दूसरा आ गया डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which is assisted by the joint secretary, deputy secretary, a large number of administrative block। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होता है तो उसके जो हेड होते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उसमें जो होते हैं वो होता है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो उनके नीचे काम करता है वो जॉइंट सेक्रेटरी करता है, डिप्टी सेक्रेटरी करता है और लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है जो अलग अलग पोस्टों पे काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर की बात की जाए तो इज़ आल्सो हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अलग सेक्रेटरी द्वारा हैंडल किया जाता है। तो ये भी सेक्रेटरी किसके द्वारा अपॉइंट किए गए होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इनके नीचे कौन काम करता है, एडिशनल सेक्रेटरी और उनके बाद कमिश्नर और फिर जॉइंट सेक्रेटरी करता है। तो फंक्शन की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट विद द स्टेट एंड विद द अदर मिनिस्ट्री टू प्रमोट हेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ही सिर्फ हेल्थ को प्रमोट करती है, अदर मिनिस्ट्री जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री और जैसे होम मिनिस्ट्री वगैरह भी हेल्थ को प्रमोट करती हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का सबसे पहले काम होता है कि वो जो और मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ मिलके प्रमोट करे हेल्थ को बेहतर बनाए, हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाए और प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह फैल रही हैं उनको भी प्रिवेंट यानी कि रोकने में हेल्प करे। अगला जो होता है फूड एडल्ट्रेशन यानी कि खाने की चीज़ों में मिलावट को रोकने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही करती है। एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ है ड्रग स्टैंडर्ड, दवाइयों के स्टैंडर्ड, किस टाइप की दवाई जो है वो होनी चाहिए और कंट्रोल ऑफ ड्रग्स कौन सा जो है वो खुली मार्केट में बिकना चाहिए, कौन सा नहीं बिकना चाहिए, और पॉइजन्स को रेगुलेट करने का काम भी यही करते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसे कि कौन सी डिज़ीज़ कब फैली थी और मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, उसकी स्टैटिस्टिक्स का पूरा रिकॉर्ड रखना। सेंसस कलेक्शन यानी कि पॉपुलेशन जनगणना की बात की जाए तो उसका काम भी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद अगर बात की जाए पब्लिकेशन ऑफ अदर स्टैटिकल डाटा, जो डेटा गवर्नमेंट के पास आते हैं, जैसे कि जनगणना के बाद के जो डेटाज आते हैं उनको जो पब्लिश करना रिसोर्सेज पे जैसे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह पे, तो उनका काम भी जो है ये मिनिस्ट्री ही करती है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे हेल्थ के रिलेटेड कोई रिसर्च यानी कि जाए खोज, जैसे कि वैक्सीनेशन को
के ऊपर रिसर्च चल रही थी, उसको रेगुलेशन और उसकी प्रमोशन का काम भी हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री ही करती है। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग, तो पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, और फैमिली प्लानिंग पे भी जो काम है ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री का ही काम होता है। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं, तो ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं जूनियर गवर्नमेंट की दोनों मेडिकल और हेल्थ पब्लिक हेल्थ मैटर में, दोनों में जो प्रिंसिपल एडवाइज़र कौन होता है, DGHS होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। द मेन फंक्शन ऑफ जूनियर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट सेंट्रल लेवल आर डिस्क्राइब एज बिलो। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो इनका सबसे बड़ा फंक्शन होता है, तो ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये आपको याद रखना है। तो ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ये एडवाइज़ करते हैं कि कौन से समय पे कौन सी जो हेल्थ प्लान है, जहाँ हेल्थ स्कीम है, उसको लॉन्च किया जाए। assume responsibility to fulfill all the obligation undertaking with various international agencies। तो जो वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं उनके साथ जो टॉक होती है, या जो डिस्कशंस होती है डिफरेंट इश्यूज़ पे, जैसे कि कोरोना के टाइम पे जो है WHO के साथ जो डिस्कशंस चल रही थी जहाँ, तो उसका सारा काम जो है वो कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ही करता है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ पूरी वार्तालाप। उसके बाद बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर स्टडीज एवेल्यूएशन एंड प्लानिंग हेल्थ स्कीम ऑफ ऑल टाइप्स इन इंडिया एंड ऑल मॉडिफाइड स्कीम फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन अदर स्कीम। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ही ये काम होता है कि वो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई स्कीम्स हैं उनको इवैल्यूएट करे, पता करेगी वो कितनी कारगर, कितना उन्होंने काम किया, क्या वो स्कीम अच्छी रही, उसका अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये स्कीम्स इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड हो सकती हैं, फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड हो सकती हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड हो, मैटरनल की यानी कि मदर, और चाइल्ड हेल्थ हो गया बच्चे की हेल्थ के रिलेटेड भी हो सकती हैं। असिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग, तो ये तो उनका काम रहता ही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किए गए होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए होते हैं। तो इनका काम ये बनता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें और हेल्थ जो प्रोग्राम्स हैं उनको बेहतर बनाएं। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन ऑफ मेडिकल, नर्सिंग एंड अदर पर्सनल इन इंडिया। तो बात की जाए जैसे कि जैसे BSc नर्सिंग हो गया, मास्टर्स ऑफ नर्सिंग हो गया, तो और भी जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ रहती हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करते हैं। और ये इसको भी सुपरवाइज़ करते हैं कि अगर कॉलेज में कोई डिग्री दी जा रही है, जहाँ कोई जो डिग्रीज़, जहाँ जो भी कोर्सेज़ जो पढ़ाए जा रहे हैं, क्या उनके पास, कॉलेजेस के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हैं या नहीं हैं। तो ये सारा जो है स्टैंडर्ड्स का काम जो है ये भी कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करते हैं। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल हेल्थ वर्कर इन फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ इन, तो जितने भी हेल्थ वर्कर किसी भी हेल्थ फील्ड में जो काम कर रहे हैं, तो उनको जो उनके साथ मिलकर काम करने का काम किसका है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का काम है। जो भी काम, जो एजेंट्स जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियली काम कर रहे हैं या अनऑफिशियली काम कर रहे हैं, तो उनको जो हेल्प करना और उनको प्रमोट करने का काम किसका है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। कैरी आउट इंटेंसिव मेजर इन कंट्रोल ऑफ, तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी, जैसे कोरोना वगैरह जो जल्दी से फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती हैं, तो उन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स, जो ज़रूरी जो कदम उठाए जाने चाहिए, तो वो भी उठाने का काम किसका होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का होता है। कलेक्शन, टेब्यूलेट एंड पब्लिश वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कैरिड आउट एपिडेमोलॉजिकल स्टडी एनीवेयर इन द इंडिया। तो कलेक्शन और पब्लिकेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो डाटे की बात होती है। डाटा यानी कि किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड या किसी भी और हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो डाटा कलेक्ट करने का काम है, ये भी हेल्थ
डायरेक्टर का होता है। तो और एपिडेमियोलॉजिकली स्टडी की बात की जाए तो ये इस टाइप की स्टडी में हम देखते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ कितनी इंटेंसिटी से फैल रही है, कि कौन सी डिज़ीज़ कितनी फास्टली फैल रही है, कितने एरिया को इफ़ेक्ट कर रही है, कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। इस टाइप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ एनीवेयर इन इंडिया। जितनी भी इंडिया के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे कैरी आउट कर सकता है स्टडीज़ को कौन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन ऑफ इंडिया। तो उन वो कहीं भी स्टडीज़ को कैरी आउट कर सकता है, वहाँ पे स्टडीज़ कर सकता है टू प्रिवेंट द डिजीज़, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, maintain standard by enforcing regulation in manufacturing and distribution of drugs थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स यानी कि कुछ ऐसे कानून या रूल्स कुछ बना सकती है। स्टैंडर्ड्स को आपको पता ही है, स्टैंडर्ड्स यानी कि मिनिमम, जैसे कि कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ड्रग में तो वो होनी ही चाहिए। कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग जो है वो लोगों को हार्मफुल करे। तो रेगुलेशन करने का काम भी किसका होता है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हेल्थ का होता है। और ये खुद से कुछ काम नहीं करती, ये सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि वो ये वाला कानून लागू करे और ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको अप्लाई करवाए थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो ये सिर्फ एडवाइस करती है गवर्नमेंट को, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट्स इनके लिए रूल्स फ्रेम कर सकती है, एक्ट बना सकती है, जिसके बाद ये रेगुलेट किए जाते हैं। इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड एंड लोकल ड्रग बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डायरेक्टरेट का ये भी काम होता है कि जो भी ड्रग जो मार्केट में आ रहे हैं, तो जो भी दवाइयाँ जो मार्केट में आ रही हैं उनकी क्वालिटी को चेक करे, उनको क्वालिटी को चेक करे और वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये सब चेक करे, जब से उससे पहले कि जब वो लोगों को दिए जाएँ, वो दवाइयाँ लोगों को देने से पहले उनकी क्वालिटी को चेक करना, टेस्ट करने का काम किसका है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटर स्टेट सैनिटरी कंट्रोल ऑफ फूड। तो जो फूड की क्वालिटीज़ होगी, जैसे कि कैसा फूड होना चाहिए, फूड स्टैंडर्ड्स हो गए कि जैसे पैकेजिंग फूड जो है, जहाँ कुछ और भी फूड्स जो हैं, फूड के रिलेटेड जितने भी मैटर हैं जो इंट्रा स्टेट हो रहे हैं, जैसे पैकेजिंग फूड वगैरह हो गया, तो उसको भी रेगुलेट करने का काम किसका होता है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ। तो ये उसमें इंटरफियर कर सकता है। असिस्ट इन रिसर्च वर्क कैरी आउट इन इंडिया ऑन ह्यूमन डिजीज़। तो जितनी भी रिसर्चेज होती हैं हेल्थ के रिलेटेड, जितनी भी जो रिसर्च की जाती है, तो उसमें जो काम होता है उसमें भी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल होता है। दिस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू, तो जो रिसर्चेज जो हेल्थ के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में होती है, तो वो कौन कंडक्ट कराता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। तो कोरोना के टाइम पे भी ICMR ने बहुत ज़्यादा जो हमें सुझाव दिए थे कि कैसे कोरोना से बचना है। तो सबसे पहले जो जिसकी जो अथॉरिटी है जो हमें किसी भी डिज़ीज़ के आउटब्रेक के बारे में बताती है, तो वो ICMR ही है, क्योंकि ये पूरा रिसर्च करके हमें डेटा प्रोवाइड करती है किसी भी न्यू डिज़ीज़ और पैथोजन के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ स्कीम ऑफ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जितनी भी हेल्थ स्कीम चलाई जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एजुकेशन एट सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो एट न्यू दिल्ली, क्रिएटिंग हेल्थ एजुकेशनल मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। तो जितना भी काम हो गया हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि सेंट्रल हेल्थ एजुकेशनल ब्यूरो जो कि न्यू दिल्ली में है, क्रिएटिंग हेल्थ एजुकेशनल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन इट थ्रू द, तो जितना भी जो मटेरियल है हेल्थ के रिलेटेड, कौन सा सिलेबस जो है वो बच्चों को पढ़ना है हेल्थ एजुकेशन में, या कौन सी जो स्टैंडर्ड्स है वो एजुकेशन के होने चाहिए, ये सारा काम किसका होता है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का होता है। तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूट, जो मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट, एजुकेशनल मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम जो है ये किसका होता है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट का होता है, ये उसके द्वारा किया जाता है। सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
तो कौंसल की बात की जाए तो ये क्या होता है, जूनियर हेल्थ मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन। तो जो जूनियर हेल्थ मिनिस्टर, जैसे कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपॉइंट करती है किसको, हेल्थ मिनिस्टर को। तो जो हेल्थ मिनिस्टर होगा वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या होगा, चेयरमैन होगा। और जो स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है तो उसका भी एक हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। तो वो जो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर होंगे वो उसके मेंबर होंगे। दिस काउंसिल इज ऑफ हेल्थ वाज सेटअप बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ये आपको याद रखना है कि ये काउंसिल कब सेटअप किया गया था, 9 अगस्त 1952 को बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था 9 अगस्त 1952 को, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो इसमें जो चेयरमैन होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर, जूनियर हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं उसको। तो वहीं अगर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो होंगे वो उसके मेंबर हो जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है, प्रमोट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड एफर्ट्स टेक टू प्रमोट इन अपग्रेड द स्टेट। तो इसका सबसे पहले काम ये होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन, यानी कि उनके बीच में जो है वो बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रांग करनी होती है, रिश्ता मजबूत करना होता है, ताकि जो सेंटर द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई जाएँ उनको स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट करे, उनको प्रमोट करे और अच्छे से लागू करवाए, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है, जहाँ जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुल हो सकें और लोगों की हेल्थ जो है अच्छी बन जाए। हेल्थ सिस्टम को अच्छा बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। और ये क्या करता है, स्टेट और सेंटर के बीच में क्या करता है, बॉन्ड मजबूत करता है, ताकि जो स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। सेंट्रल हेल्थ काउंसिल हैज़ अदर कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी बॉडी टू हेल्प देम। तो सेंट्रल काउंसिल दरअसल जो होती है, जो कंसल्टेशन यानी कि सुझाव देती है, सुझाव विचार देती है और बताती है कि कैसे जो है हेल्थ सिस्टम को और भी बेहतर किया जाए। एडवाइजरी देती है, एडवाइस देती है। तो ये पूरा जो काउंसिल का काम होता है ये एडवाइजरी का काम होता है। तो अभी पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ जो हेल्थ होता है उसका क्या क्या काम होता है। तो ये क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब जो लोगों द्वारा इलेक्ट की गई होती है उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। अगर जो एग्जीक्यूटिव होती है तो वो लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं की गई होती है। वो या तो यूपीएससी द्वारा आते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, जैसे कि डायरेक्टर वगैरह आ गया, सेक्रेटरी आ गया, तो वो क्या, वो लेजिस्लेटिव नहीं होते, क्योंकि वो लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए होते, वो डायरेक्ट अपॉइंट हुए होते हैं। तो उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि लोगों द्वारा इलेक्ट की गई बॉडी होती है। इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड टू द मैग। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है कौन से फील्ड में, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ मैटर में। टू रिकमेंड द पॉलिसी आउटलाइन इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ नेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका काम क्या होता है, रिकमेंडेशन का, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं कब फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं और स्टेट के भी हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, तो ये सभी मिलके कुछ पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। तो उसमें क्या काम होता है, तो इसका सबसे पहले काम होता है रिकमेंडेशंस का, पॉलिसीज़ का, पॉलिसी को रिकमेंड करना। टू मेक द रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल ग्रांट फॉर द हेल्थ पर्पसेज टू द स्टेट। तो इसका दूसरा काम होता है रिकमेंडेशन किसके लिए, जो ग्रांट, जो हेल्थ ग्रांट्स, यानी कि जो पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको स्टेट को देना, जो कि हेल्थ पर्पस, अलग अलग जो हेल्थ के पर्पसेस होते हैं, अलग अलग हेल्थ के कामों के लिए, मेडिकल के कामों के लिए जो देने का काम होता है, उसको भी रिकमेंड करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो क्या करता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ही करता है। रिकमेंड करना गवर्नमेंट को, ये बताना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कौन, जो हेल्थ का जो बजट है उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करे, सबसे पहले ग्रांट्स जो है वो कहाँ पे दे। टू एस्टेब्लिश एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके बीच में कोऑपरेशन लाना, जो उनके बीच में जो वार्तालाप करना और हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना का काम जो है इसे भी सेंट्रल काउंसिल ही करता है। उसके बाद फैमिली वेलफेयर जो रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, फैमिली वेलफेयर सेंटर थ्रू आउट द कंट्री। फैमिली वेलफेयर सेंटर जो खोलने हैं, खुले हुए हैं और जो न्यू खुलने वाले हैं, तो उनके लिए भी डिस्कशन किया जाता है कि कौन से एरिया में होने चाहिए और कौन सी स्टेट को कितना फंड जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ये सारा काम किसका होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का। तो ये सभी बैठ के ना रिकमेंडेशंस देते हैं, बात करते हैं, तो डिस्कशन करते हैं, तो इनका
to create the atmosphere of social acceptation of program and to support the all voluntarily organization is interested in program। तो कुछ जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हेल्थ सिस्टम में वर्क करना चाहती हैं, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह, तो उनको क्या अपने साथ लेने का काम और उनको अपने साथ लाने का काम भी इसी काउंसिल का होता है। ये एक काउंसिल सेटअप किया गया होता है ताकि उनको भी अपने साथ लाया जाए और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। सोशल एक्सेप्टेंस मतलब यानी कि लोगों द्वारा एक्सेप्ट करना किसी भी प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस। तो कई बार क्या होता है, लोगों गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ पॉलिसीज़ लाई जाती हैं मगर लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो लोगों द्वारा वो मैसेज पहुंचाने का काम भी, उसके लिए भी डिस्कशन और प्लान बनाने का काम भी यही काउंसिल करता है। टू कोऑर्डिनेट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स विद द चाइल्ड वेलफेयर और मैटरनल हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। तो फैमिली प्लानिंग का काम हो गया, जैसे चाइल्ड वेलफेयर मैटरनल हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री पहुंचाने का काम भी यही करते हैं। क्या ये यहाँ पे डिस्कशन की जाती है कि कैसे जो बच्चों की जो हेल्थ को वो सही किया जाए। मैटरनल हेल्थ यानी कि उनकी माँ जो मदर जिसने बच्चे को बर्थ बर्थ दिया है, तो उसकी हेल्थ को भी कैसे सही किया जाए, तो ये भी सारा यहीं किया जाता है। टू ऑर्गेनाइज द पब्लिकेशन ऑफ कंट्रासेप्टिव, तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो हैं उनकी जो उनकी हाई प्रोडक्शन की जाए और बड़े ही कम दामों और फ्री में लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए ताकि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद आगे स्टेट लेवल की बात करते हैं। तो स्टेट लेवल जो होती है उसको डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को तालुकात मतलब तहसील लेवल में, और म्यूनसिपैलिटीज़ इन टाउन, और पंचायत इन रूरल एरिया। तो तो म्यूनसिपैलिटी हमें पता है कि टाउन एरियाज़ में होती हैं, शहरी इलाके में होती हैं, वही पंचायत जो हैं वो गांव के इलाके में होती हैं। इन सिटीज़ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरीड आउट बाय द सिटी कॉरपोरेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस द स्टेट गवर्नर। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है स्टेट वो किसके द्वारा गवर्न की जाती थी, गवर्नर के द्वारा। और अभी बात करते हैं स्टेट लेवल पे कौन कौन से जो हैं वो काम करती हैं, हेल्थ सिस्टम कैसे काम। तो डिप्टी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो सबसे पहले जो जैसे सेंटर में एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहीं स्टेट लेवल पे भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है। तो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं फॉर फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। और उसके बाद आ गया हेल्थ सेक्रेटरी और स्टेट हेल्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं जो वो मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किए गए होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो उसके बारे हम बात करेंगे। स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इनके नीचे जो काम करते हैं वो रिलीजन डिप्टी डायरेक्टर काम करती हैं, डिप्टी डायरेक्टर काम करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेट हेल्थ डायरेक्टर का क्या फंक्शन होता है, तो वो हम देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स यानी कि डाटा कलेक्ट करना, अलग अलग डिजीज़, अलग अलग प्रोग्राम के बारे में, अलग अलग प्रोग्राम जो हेल्थ प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कौन से में कम कर रहे हैं। तो सारे डाटा कलेक्ट करने का काम क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करना। लेप्रोसी हो गया, लेप्रेसी एक बीमारी से जो हमें पता है कि जिससे जो है वो स्किन के जो ऑर्गन जो है वो पैरालाइज होते हैं। एमसीएच हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, टीबी हेल्थ, पीएचसी एंड इम्यूनाइजेशन, ये सारे काम जो हैं ये स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट के अंडर आते हैं। तो आगे हम बात करेंगे बोर कमेटी रिकमेंड। तो बोर कमेटी ने बताया था कि एक इंटीग्रेटेड लेवल पे एक ऐसा जो पद होना चाहिए वो जो कि सभी हेल्थ सर्विसेज को क्या करे, मॉनिटर करे, उनको चेक रखे उन पे। तो इंटीग्रेटेड ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस। तो बोर कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, अगर बात की जाए स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि सभी हेल्थ जो सर्विसेज होती हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करे, उनको जाने की देखे और उन पे जो है मॉनिटर रखे, उनको उन पे ध्यान रखने का जो काम है एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देना चाहिए। जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो कि स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं, वो हेड होते हैं हेल्थ सर्विसेज के इम्प्लीमेंट करने के, यानी कि हॉस्पिटल सभी जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सभी उन्हीं के अंडर आते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली वेलफेयर इज चीफ टेक्निकल एडवाइज़र
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो डायरेक्टरेट होता है हेल्थ सर्विसेज और फैमिली वेलफेयर, तो वो चीफ टेक्निकल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट को सभी मैटर्स में, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड हो चाहे मेडिकल के रिलेटेड हो। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस हैव सेवरल असिस्टेंट्स और डिप्टीज टू असिस्ट इन वेरियस प्रोग्राम। तो जो मैंने हमको पहले ही बता दिया, जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो असिस्ट करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, डिप्टीज़ को, टू असिस्ट वेरियस प्रोग्राम। तो जितने भी, तो जो हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर होते हैं वो उनको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, असिस्ट जो उनको असिस्ट करते हैं बहुत ही जगह पे काम करने के लिए, बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए काम करने के लिए। तो डिप्टी हैज़ द स्पेशलिटी इन, तो जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं उनकी स्पेशलिटी होती है कुछ एक फील्ड में, जैसे कि वो न्यूट्रिशन पे काम कर से फील्ड के होंगे, या वो न्यूट्रिशन में जो है वो न्यूट्रिशन के फील्ड में जो है वो चीफ़ होंगे, या फैमिली प्लानिंग में चीफ़ होंगे। तो ये एक एक फील्ड में काम करने के लिए होते हैं जो डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। तो स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एक होगी स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दूसरी होगी स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। तो जो दो बॉडीज़ जो काम करती हैं स्टेट लेवल पे, तो पहले आगे स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात की जाए तो इसको कौन गवर्न करता है, तो मिनिस्टर ऑफ जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर होते हैं उनके द्वारा गवर्न की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ एन ऑफिशियल ऑर्गन। तो इनका ऑफिशियल जो ऑर्गन मैंने आपको पहले बता दिया वो होता है हेल्थ सेक्रेटरीट, विच इज़ गवर्न बाय सेक्रेटरी। तो जो मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए क्या होती है, सेक्रेटरी होता है, तो उसको हेल्थ सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो भी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है उनको एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होता है, सेक्रेटरेट का होता है, यानी कि सेक्रेटरी का होता है। द स्टेट असाइन डिप्टी सेक्रेटरी एंड लार्ज नंबर ऑफ, तो उसके बाद जो सेक्रेटरी के नीचे काम करते हैं उनको बोलते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो अलग अलग काम करता है। तो उसमें जो बोहर कमेटी जो सबसे पहले 1943 में बनाई गई थी, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसने रिकमेंड किया था कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम शुड इंटीग्रेटेड एट ऑल द लेवल। तो मैं उसने बताया था कि जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं ये ऑल लेवल पे इंटीग्रेटेड होने चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा एक के नीचे एक व्यक्ति काम करना चाहिए, यानी कि एक नेटवर्क की तरह काम करना चाहिए हमारे हेल्थ सिस्टम को। उसके बाद बात करते हैं स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट की। तो स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट जो है वो टेक्निकल एडवाइज़र होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उसमें जो है उसके काम क्या होते हैं, तो वो हर एक जो हेल्थ और मेडिकल के रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं स्टेट लेवल पे, उनको सभी को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गया, डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड गॉट रिफॉर्म इनटू द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है उसको प्रमोट भी किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ड्यू टू द प्रसिस्टेंस एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो जैसे ही मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बढ़ता जा रहा है तो वैसे ही एक न्यू अपॉइंटमेंट की जाती है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जिनका काम होता है मेडिकल एजुकेशन, जो कि स्टेट लेवल पे कैसे जो वर्क कर रही है उस पर इसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम, यानी कि किसका होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का। तो डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट्स ऑफ टू, तो डिप्टी डायरेक्टर टू टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। असिस्टेंट्स, जहाँ की असिस्टेंट डायरेक्टर की बात की जाए या डिप्टी डायरेक्टर की बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलीजियस डिप्टी डायरेक्टर और दूसरे होते हैं फंक्शनल डिप्टी डायरेक्टर। तो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर की बात की जाए, दे आर गवर्निंग बॉडी टू प्रिव्यू ऑल द ब्रांचेज एंड मैटर ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो जो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर होते हैं तो ये ऑल ब्रांचेज होती हैं, जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड ब्रांचेज होती हैं ये सभी पर काम करते हैं। मगर फंक्शनल डिप्टी डायरेक्टर का ऐसा काम नहीं होता। ये जो फंक्शनल डिप्टी डायरेक्टर होते हैं ये एक फील्ड में जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि अगर वो न्यूट्रिशन पे काम करेगा कोई डिप्टी डायरेक्टर, तो वो न्यूट्रिशन पे ही काम करेगा। अगर कोई ट्यूबरोक्लोसिस पे काम करेगा तो वो ट्यूबरोक्लोसिस पे ही करेगा। अगर कोई हेल्थ एजुकेशन पे करेगा तो वो हेल्थ एजुकेशन पे ही करेगा। तो दूसरा आएगा हमारा फंक्शन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो स्टेट हेल्थ जो डिपार्टमेंट होता है तो उसका क्या फंक्शन होता है।
तो टू प्रोवाइड द एडुकेट मेडिकल केयर थ्रू हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज हेल्थ सेंटर्स एंड मोबाइल डोमिसरी यूनिट्स बोथ इन अर्बन एंड स्टेट एरिया। तो ये आपको पढ़ के भी समझ आ गया होगा कि जो मेडिकल केयर जितनी भी होती है, चाहे वो हॉस्पिटल के थ्रू दी जाए, डिस्पेंसरी के थ्रू दी जाए, या हेल्थ सेंटर्स के थ्रू दी जाए, या मोबाइल जो बैंड जो हेल्थ बैंड्स घूमती हैं, मेडिकल बैंड्स जो घूमती हैं, उनके द्वारा दिया जाए, तो इन सभी को रेगुलेट या इन सभी को कैसे काम करना है, इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसका होता है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का ही होता है। तो आगे आ गया हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे हो गया ना NRHM हो गया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये सारे नेशनल प्रोग्राम जो थे, इनको इम्प्लीमेंट करने का काम ऑब्वियसली किसका ही होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का ही होगा। और किसका होगा, तो कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स फॉर। तो जितना भी हेल्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई न्यू डिजीज़ अगर आती है, तो उसके लिए उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्म करना स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को, और उसको ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन को, एक जगह से दूसरी जगह को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का ही होता है। इसमें कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हर एक जो रूरल या अर्बन एरिया में हम देखते हैं कि आयुर्वेदिया डिस्पेंसरी खुली होती है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुली होती है। तो वो किसको प्रमोट कर रही है, इंडिजीनियस जो सिस्टम था मेडिसिन का, इंडिजीनियस यानी कि हमारे जहाँ का जो पहले का जो मेडिसिनल सिस्टम था, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया। तो ये हमारे देश में पहले जो इस टाइप की जो पद्धति थी, जैसे कि मेडिकल यानी कि डिजीज़ से रिलेटेड जो पद्धति थी, जो चलती थी, जो तो डिपार्टमेंट्स जो चलते थे, तो वो क्या थे, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी। तो इनको भी प्रमोट करने का काम कौन करता है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। और प्रोविजन ऑफ इंटीग्रेटेड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज इन रिलेटेड टू फैमिली वेलफेयर एंड MCH सर्विसेज। तो MCH की बात की जाए, तो ये हो गया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात की गई है। तो इसमें जितना भी फैमिली वेलफेयर, तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन लोगों को पहुंचाने का काम करता है, तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ही करता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बस इतना ही है, तो कर लीजिए। तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं। तो अगर 2007 की जो पॉपुलेशन यानी कि गिनती की बात की गई, तो उसमें पूरे इंडिया में 614 जो डिस्ट्रिक्ट थे। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ फर्दर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ होते हैं। तो हम बात करेंगे सब डिवीज़न। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के बाद एक सब डिवीज़न आती है, फिर तहसील आ जाती है, विलेज आ जाती है, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन आ जाती है, पंचायतीज़ आ जाती हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आ के जाते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं, जो ब्लॉक लेवल की बात की गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन काम करती है। तो सबसे पहले बात की जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज काम करते हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज काम करते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नीचे जो काम करते हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर मलेरिया के हो गए, वो काम करते हैं। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ सेंटर्स, उनका वो भी काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स काम करती है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशनल ऑफिसर काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर बात करते हैं। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नीचे जो काम करते हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर टीबी, डिप्टी डायरेक्टर लेप्रोसी, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काम करते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर से सीधा मेडिसिन, यानी कि जो ये हमारी एक इंडिजीनियस पद्धति है मेडिसिन की या दवाइयों की, तो वो भी होते हैं। DDRHS। तो ये हमारा आ गया डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रीजनल हेल्थ सर्विसेज भी बोलते हैं इनको, जहाँ डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर भी बोलते हैं। तो रूरल एरिया की बात की जाए, तो इंडिया में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आज लॉन्च ड्यूरिंग 1952। तो ये आपको याद रखना है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो कब लॉन्च किया गया था। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को लॉन्च किया गया था। ये भी आ सकता है आपको।
वहीं अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो सबसे पहले रूरल एरिया अगर आ गया तो उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होता है तो वो क्या होता है, वीडियो होता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। उसके बाद जो ब्लॉक जो है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो वो 80,000 से लेके 1,20,000 तक की पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उसके बाद जो आ गया रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई। तो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारा आ गया पंचायती राज की बात करेंगे हम। तो वहीं अगर अर्बन की बात की जाए तो अर्बन में जो हमारा होता है ये 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। जो टाउन एरिया कमेटी होगी तो इसमें जो है 5 से 10,000 जो पॉपुलेशन है उस पे वर्क किया जाता है। वहीं उसके बाद जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट आ गए तो ये हमारे काम करते हैं 10,000 से लेकर 2 लाख तक। तुम फिर उसके बाद आ गए मायोर्स कॉरपोरेशन जो है, ये पॉपुलेशन अब जो 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस पे काम करते हैं। तो फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल बोर्ड, तो म्यूनसिपल बोर्ड का क्या काम होता है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन एरिया, जितनी भी जो डेथ होती हैं, जब जितने भी न्यू बर्थ होती हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन का काम म्यूनसिपल बोर्ड करता है। वाटर सप्लाई सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल का तो हमें पता ही है, म्यूनसिपैलिटी बोर्ड ही ये काम करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कुछ स्कूल्स जो हैं वो म्यूनसिपैलिटी द्वारा चलाए जाते हैं। वहीं अगर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो हमारे गली या मोहल्ले में जो लाइट्स लगाई जाती हैं वो भी कौन लगाता है, वो भी म्यूनसिपैलिटी ही लगाती है। वहीं अगर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स, जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं हमारे मोहल्ले में तो उनका वो मेंटेन करने का काम किसका होता है, म्यूनसिपैलिटी का होता है। वहीं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, जो हमारे आसपास के जो रोड्स होते हैं जो म्यूनसिपैलिटी एरियाज में आते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कराने का काम भी किसका होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ का होता है। पंचायत राज की अब हम करेंगे रूरल इलाके की बात। तो वहाँ रूरल अगर ग्रामीण इलाके में बात की जाए तो वहाँ पंचायती राज होता है। और पंचायती राज की स्ट्रक्चर जो है वो 3 टायर होता है, यानी कि 3 लेवल गवर्नमेंट होती है। तो सबसे पहले आ गई पंचायत लेवल पे जो है वो पंचायत, फिर आ गया पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अभी हम बात करेंगे पंचायती राज की। तो पंचायती राज की अगर बात की जाए तो पंचायत में क्या आता है, पंचायत में आती है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है, वो बस ऐसे असेंबली होती है अडल्ट ऑफ विलेज। जो विलेज के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं साल 6 महीने में एक बार। तो जैसे कि ग्राम सभा कंसिडर प्रपोजल ऑफ टैक्सेशन की कौन कितना टैक्स देना है, जहाँ कलेक्शन डिस्कस द एनुअल प्रोग्राम एंड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये ऐसे बस ऐसे कौन सा जो है पंचायत में जो प्रोग्राम होना चाहिए तो बस ये इतना डिस्कस करते हैं। तो ये कोई इलेक्टेड भी नहीं होते, या ना ही वो ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। तो ये सिर्फ गांव के लोकल लोग होते हैं जो ऐसे थोड़े अडल्ट होते हैं, यानी कि जो बड़े सियाने लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वैसे ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ये इलेक्टेड बॉडी होती है, इसको लोग इलेक्ट करते हैं, वोट दे के इलेक्ट करके लाते हैं। तो ग्राम पंचायत को जो उसके एक प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, सरपंच भी बोल सकते हैं। तो वहीं 22 प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि सरपंच, यानी कि 22 सरपंच भी बोल सकते हैं, या नायब सरपंच बोल सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी भी होता है एक, जो कि अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो अभी भी फॉर्म लगे थे पंचायत असिस्टेंट, तो वही होता है पंचायत सेक्रेटरी उसको बोलते हैं। तो उसके बाद जो है पंचायत राज जो है ये क्या 3 से 5 साल तक चलता है, ये हमें पता है। कुछ जगह 4 साल के बाद इलेक्शन होती है, कुछ 5 जगह 5 साल के बाद होती है। तो यहाँ पे अगर एक पंचायत ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो कितने 15 से 30 जो मेंबर होते हैं पंचायत में। तो वहीं अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 5,000 से लेके 15,000 पॉपुलेशन की एक पंचायत होती है। तो पावर ऑफ पंचायत तो होती हैं जैसे कि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन की, हेल्थ के रिलेटेड जो ये सारे काम जो है छोटे छोटे काम होते हैं जो ये पंचायत सेक्रेटरी ही करते हैं। हेल्थ के रिलेटेड हो गया, सैनिटाइजेशन जैसे कि साफ़ सफाई, साफ पीने का पानी का वगैरह अरेंजमेंट जो करना, ये भी क्या होता है, ग्राम पंचायत का ही काम होता है। आगे आगे न्याय पंचायत, तो ये हो गया कि अगर किसी के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि डिपार्टमेंट, तो फंक्शन की बात करते हैं सीधी, तो डेवलपमेंटल फंक्शन हो गया, जैसे कि ऑल डेवलपमेंट फंक्शन, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल्स हस्बेंड्री से रिलेटेड हो गया, मेडिकल रिलीफ हो गया, पब्लिक हेल्थ और
इम्प्लीमेंटेशन, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 5 मेंबर फ्रॉम द पंचायत। तो न्याय परिषद में जो 5 जो मेंबर होते हैं पंचायत के, तो ये वेरी कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। और जो कुछ थोड़ी बहुत जो लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी के बीच में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाए, अगर किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो उसको सुलझाने का काम भी न्याय पंचायत ही करती है। तो काम को सुलझाने का काम, किसी भी गड़बड़ी को सुलझाने का काम कौन करती है? न्याय पंचायत। जहाँ पे लिखा हुआ है न्याया पंचायत, तो समझ लो न्याय देने का काम करती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आपको थोड़ा याद रख लेना है। आपको फिर रखना है ज़्यादा पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और ब्लॉक लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? बीडीओ होता है। ये आपको याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविक फंक्शन की बात की जाए, अगर न्याय पंचायत की, तो पंचायत एक्सपर्ट टू परफॉर्म ऑल द एलिमेंट्री सिविक फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि सिविक से रिलेटेड, यानी कि जितना भी हो गया, हाउसिंग वगैरह हो गया, और भी जो फंक्शंस आ गए हेल्थ के रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट जो जितने भी काम होते हैं वो सभी काम क्या करती है? पंचायत ही करती है। गाँव की बात की जाए अगर, तो छोटे मोटे जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, रिपेयरिंग, रोड की रिपेयरिंग हो गया, ये सारे। तो पंचायत समिति मैंने आपको बोल दिया ब्लॉक लेवल पे काम करती है, तो इसके अंडर सारी पंचायत आ जाती हैं। तो पंचायत लेवल पे भी पंचायत राज नोड है, पंचायत समिति है। तो बस इतना ही है। इसको जो हेड करते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं। और हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ पंचायत समिति? तो सेक्रेटरी होते हैं ये पंचायत समिति के, क्योंकि जो एक क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी जो इलेक्ट करके भेजा जाता है सभी सभी पंचायत से, और वो क्या होता है? वो इलेक्टेड होता है, और उसको असिस्ट करने के लिए कौन होते हैं? वीडियो होते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और जैसे कि ब्लॉक पे हमारी पीएससी होती है, सीएससी होती है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। तो उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? मेडिकल ऑफिसर्स का होता है। ये भी पंचायत समिति के अंडर ही काम करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का क्या काम होता है? स्क्रूटनी एंड अप्रूवल फॉर द पंचायत ग्राम पंचायत बजट ए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो पंचायत लेवल पे जितने भी बजट्स या ग्रांट्स जो आती हैं, वो सभी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? पंचायत समिति का। और ये देखना कि काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा पंचायत लेवल पे, तो ये भी सभी काम किसके होते हैं? पंचायत समिति के होते हैं। और प्रोविज़न ऑफ रिलीफ इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज़, अगर कुछ नेचर की वजह से, जैसे कोई हैवी रेनफॉल से किसी की डैमेज हो जाती है, जहाँ उसको जो रिलीफ प्रोवाइड करना, जहाँ फ्लड की वजह से जहाँ कोई बाढ़ आ जाए, तो उसकी वजह से जो लोगों का नुकसान वगैरह होता है, उसको रिलीफ फंड प्रोवाइड करने का काम भी पंचायत समिति का होता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर, और अगर पंचायत 2 या 3 पंचायत के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सुलझाने का काम भी पंचायत समिति करती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड नेसेसरी सुपरविजन एंड गाइडेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो जितना भी जो काम होता है, कोऑर्डिनेशन करना ग्राम पंचायत के बीच में, और सुपरवाइज करना, गाइडेंस गाइडेंस देना एग्जीक्यूटिव वर्कर को, तो उनका सभी का काम क्या है? पंचायत ये क्या करती है? ग्राम पंचायत ही करती है। तो फिर हमारा आ गया मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। नहीं, पहले हम जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या होता है? जो अभी हमारे जहाँ डीडीसी की इलेक्शंस हुई थी, वो जिला परिषद के लिए ही हुई थी। यानी कि जो हमारे जहाँ जहाँ से प्रतिनिधि जो उठ के जाते हैं पंचायत लेवल पे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जिला परिषद। तो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड्स होते हैं ऑल डिपार्टमेंट्स के, यानी कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो सीएमओ हो गया, डीएमओ हो गया, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो जिला परिषद के मेंबर हो सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री इन द डिस्ट्रिक्ट। तो एमपी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जीत के जाता है, वो भी इसका हेड वो भी इसका मेंबर हो सकता है। और चेयरमैन ऑफ ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति मैंने आपको पहले बता दिया, चेयरमैन जो कि इलेक्ट करके भेजे होते हैं सभी पंचायत से, तो वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। ब्लॉक समिति हमने बोला, तो
ब्लॉक समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे जो चेयरमैन हो इलेक्ट करके भेजे होते हैं अलग अलग पंचायत से, उन वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन डिस्ट्रिक्ट, तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के जो हमारे एमएलएज होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन, तो जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और वुमेन्स के, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है जिला परिषद का? तो जिला परिषद का फंक्शन होता है प्राइमरी कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइजरी एजेंसी। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन का काम होता है जितने भी ब्लॉक लेवल की जो समितिज होती हैं, जो पंचायतीज होती हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट यानी कि उनके साथ मिलकर काम करना और उनकी जो जितने भी काम हैं उनको सुपरवाइज करने का काम होता है। इट प्लान स्कीम फॉर डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कीम्स जो है प्लान करती है। जितनी भी पंचायत आती हैं डिस्ट्रिक्ट में उन सभी के लिए जो है स्कीम्स जो है प्लान करने का काम किसका होता है? जिला परिषद का होता है। अनदर स्पेशली, तो इसको जो है जितने भी स्पेशल प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा असाइन किए गए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी जिला परिषद का ही होता है। इट्स स्क्रूटनाइज्ड एंड अप्रूव्स द बजट ऑफ ब्लॉक समितिज, तो जितना भी बजट जो अप्रूव किया जाता है ब्लॉक समिति के लिए, तो वो कौन करता है? जिला परिषद ही करता है। तो रिसोर्सिस आखिर जिला परिषद को जो है वो अर्निंग कहाँ से आती है, ग्रांट्स कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है, तो ये देखेंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल डेवलपमेंटल स्कीम्स होती हैं उसके तहत उसको ग्रांट्स मिलती हैं, पैसा मिलता है। और बात की जाए अगर दूसरी, तो 15% जितना भी हमारा हमारा लैंड रेवेन्यू इकट्ठा होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो जिला परिषद को दिया जाता है। अभी ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं कि हेल्थ जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो स्कीम थी वो मैंने आपको पहले बता दिया था, 2 अक्टूबर 1952 में लाई गई थी। तो इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो सेक्टर कवर किए गए थे, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन यानी कि इरिगेशन मतलब कि वाटर सप्लाई की बात की जा रही है, तो एनिमल हस्बेंड्री और नेशनल एजुकेशनल, जितनी भी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम थे ये इसके अंडर चलाए गए थे। तो इसमें जो था वो बनाया गया था एक प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम था इसको डिवाइड किया गया था 3 ब्लॉक्स में। तो हर एक ब्लॉक में जो है वो 100 विलेजेस यानी कि 100 गांव होते थे, और उसको जब ये लगभग 60,000 से लेकर 70,000 की जो पॉपुलेशन को कवर करने का काम था इसका एक साल में। और दूसरा आ गया सब सेंटर। तो सब सेंटर जो होता है ये सबसे पहला जो है हेल्थ प्रोवाइड या मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने का सबसे पहला जो सेंटर होता है यानी कि यूनिट होता है वो होता है। तो हर एक जो गांव या विलेज या जो भी होता है वहाँ पे एक सब सेंटर होता है। तो ये लगभग 6,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। वहीं अगर हिली और ट्राइबल या बैकवर्ड एरिया की बात की जाए तो वहाँ ये 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग पर्सन एट सेंटर लेवल, तो जो नर्सिंग नर्सिंग है तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव किए, उसको कौन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है उसकी सेंटर लेवल पे, तो वो देखेंगे। तो जो नर्सिंग एजुकेशनल एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आर ऑलवेज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा ही उसको एडवाइज किया जाता है। ये अलग से एक काउंसिल बना हुआ है सेंटर लेवल पे। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आर कोऑर्डिनेटेड बाय डिप्टी नर्सिंग एडवाइज़र, तो ये हम इधर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है तो इधर भी हम देख सकते हैं। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे कैसी होती है, तो इसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न डिफर एज पर द स्टेट नॉर्म्स। नर्सिंग एट स्टेट लेवल इज कोऑर्डिनेटेड बाय एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो जो एडिशनल डायरेक्टर होता है हेल्थ सर्विसेज का वो इनको कोऑर्डिनेट करता है और इनको एडमिनिस्ट्रेशन करता है यानी कि नर्सिंग को स्टेट लेवल पे। तो मगर ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्ट्रक्चर है इसका। तो अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे क्या है, दो जो नर्सिंग पर्सनल हैं पोजीशन पे, जो पहला है एजुकेशन से रिलेटेड और दूसरा है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ये हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफ़र करता है, चेंज होता रहता है। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर ही आती है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे। वहीं अगर बात की जाए नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की जाए, तो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ बोर कमेटी, तो बोर कमेटी सबसे पहले जो है
सर्वे और डिस्कशन रिकमेंडेशन के लिए वो कमेटी बनाई गई थी 1943 में। तो इसने बताया था कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग आर टू बी पोस्टेड एट, तो जो हर एक जो पब्लिक हेल्थ नर्स है वो उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो है वो पोस्टेड किया जाना चाहिए, मगर पब्लिक हेल्थ नर्सिस आर नॉट प्लेस्ड इन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो जो पब्लिक हेल्थ नर्सिस थी उनको कम्युनिटी और पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे अपॉइंट नहीं किया गया था, ना ही पोस्टेड किया गया था। द ओनली पोजीशन ऑफ प्रोफेशनल पब्लिक एंड हेल्थ नर्सिस इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन फैमिली वेलफेयर ब्यूरोज विच इज़ क्रिएटेड अंडर द मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर स्कीम। तो जो हमें पब्लिक हेल्थ नर्सिस हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करती हुई दिखती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, तो वहाँ पे तो इनको क्रिएट किया था पब्लिक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर स्कीम के अंडर। डिस्ट्रिक्ट लेवल द मेजोरिटी areas of responsibility for administration and management of nursing and midwifery and service training and participation in teaching and programs। तो इतना ही था। तो जो नर्सिंग के रिलेटेड जो जितनी भी सर्विस हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ही होता है। तो अभी बात आती है पीएचसी की। तो फंक्शन ऑफ पीएचसी भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो फंक्शन की बात की जाए तो जो पीएचसी का कंसेप्ट जाने की जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था, बोर कमेटी ने दिया था, ये आपको याद रख लेना है। तो बोर कमेटी के अकॉर्डिंग जो था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ प्लान वन, तो बोर कमेटी के अकॉर्डिंग जो था एक जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएचसी को वो कितने लोगों को कवर करना चाहिए, उसको करना चाहिए था 10 to 20, मगर यहाँ पे 30 को किया जाता है। और वहीं अगर हिली एरिया और बैकवर्ड एरिया की बात की जाए तो ये 20,000 लोगों को कवर करता है। अगर हेल्थ सर्विसेज की बात की जाए, हेल्थ केयर यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल रहता है एक पीएचसी में, तो ए लार्ज नंबर ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट एट पीएचसी एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल शुड बी मेंटेन। तो जो पीएचसी होती है जहाँ पे जो आउट पेशेंट यानी कि जो सिर्फ चेकअप करवाने के लिए आते हैं, तो उस टाइप के पेशेंट को बोलते हैं आउट पेशेंट, यानी कि जिनको एडमिट नहीं किया जाता, तो उनका सभी का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। मेडिकल ऑफिसर आल्सो अटेंड द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो मेडिकल ऑफिसर पीएचसी में काम करता है तो उसको क्या है, वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स जितनी हैं उनको भी अटेंड करना होता है। चेक द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ असिस्टेंट एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो उसको क्या, हेल्थ असिस्टेंट्स जो असिस्टेंट्स होते हैं और सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक करने का काम करना होता है। मेडिकल ऑफिसर टेक केयर ऑफ इंडोर पेशेंट्स इन मैटरनिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज। दो तो जो मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं उनको जो मैटरनिटी, अगर कोई मैटरनिटी की बात की जाए तो जो थोड़ा एज्ड जो रहते हैं उनको जो ट्रीट करने का और उनको जो चेक करने का काम, या उनको कंसल्टेंसी या इमरजेंसी केस में उनकी हेल्प करने का काम किसका होता है, मेडिकल ऑफिसर का होता है, यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर का होता है। ही इज सपोज्ड टू रेंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी सपोर्ट। तो उसका और क्या काम होता है, रेंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी सपोर्ट। तो उसको क्या है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी सपोर्ट भी सुपरवाइज यानी कि सर्विस की देख रेख करने का काम भी किसका होता है, वो हेल्थ मेडिकल ऑफिसर का होता है। पब्लिक मेडिकल एंड केयर रिलेटेड टू वेरियस इलनेस एंड प्रोवाइड लेबोरेटरी सर्विस इन एनी डिजीज़। जितनी भी जो इलनेस हो गई वेरियस जहाँ लेबोरेटरी सर्विसेज होगी तो ये पीएचसी में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक हेल्थ ऑफिसर होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक नर्सिंग मिडवाइफ होती है, एक एएनएम होता है और एक हेल्थ एजुकेटर होता है, दूसरा हेल्थ असिस्टेंट मेल होता है, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होती है, यानी कि मेल मल्टीपर्पज़ फीमेल मल्टीपर्पज़, और अपर डिवीज़न क्लर्क होता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, ड्राइवर होता है, और 4 4th क्लास की पोस्टें होती हैं पीएचसी लेवल पे।
तो पीएचसी के क्या-क्या काम होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल करना कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को, तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो फैलती हैं उनको कंट्रोल, प्रिवेंशन, लोगों को एजुकेट करना और उनको रोकने का काम करता है। एनवायरनमेंटल सैनिटेशन एंड सेफ वाटर सप्लाई, तो जितनी भी उन लोगों को ये बताना है कि कैसे वो अपने ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज़ कर सकते हैं। और वाटर सप्लाई, जैसे कि जो पानी है वो कैसे अच्छे तरीके से, जो सही पानी है उसको यूज़ करना है पीने के लिए। तो ये सब जो दोबारा आ गया एमसीएच सर्विसेज, यानी कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज आ गई। जैसे तो वो जितनी भी आ गई मैटरनल, यानी कि जो माँ होगी और बच्चे से रिलेटेड जो भी सर्विसेज, जो टॉपिक को एक एक बार पढ़ लेना, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो भी पीएचसी प्रोवाइड करता है। और स्कूल हेल्थ सर्विसेज के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं पीएचसी में, वो स्कूल्स में जाके भी जो बच्चों को एजुकेट करते हैं उनकी हेल्थ के रिलेटेड, तो ये भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज का काम भी होता है। हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको एजुकेशन देने का काम, और वहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी उधर ही किया जाता है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिलेटेड हो, चाहे स्कूल है हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के। मगर घुमा फिरा के एक ही बात है, मगर सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट याद रखनी है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स होगी, जैसे कि एरिया में कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, कौन सी डिजीज़ की वजह से हो रही है, कौन सी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से जो वो है मोटेलिटी रेट जो है वो बढ़ रहा है। ये सारा जो डेटा स्टैटिस्टिक्स है, इसको जो रखने का काम भी पीएचसी का होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो ए लार्ज फंक्शन इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लार्ज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द। तो जितने प्रोग्राम लाए जाते हैं तो वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही लाए जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दीज प्रोग्राम हैज़ टू इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्लॉक बाय पीएचसी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ। तो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम था, तो ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? ब्लॉक लेवल, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो हेड होता है वो कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, तो इसमें क्या आता है? ट्रेनिंग ऑफ विलेज हेल्थ गाइड्स जो होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे फिर से एक बार विलेज हेल्थ गाइड के बारे में। आंगनबाड़ी वर्कर हम सभी को पता है, उनको ट्रेन किया जाता है पर्सनली। तो पर्सनली नहीं, मतलब कि हेल्थ सेंटर्स पे, यानी कि पीएचसी पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ट्रेनिंग ऑफ जो स्कूल में टीचिंग स्टाफ होता है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ रिलेटेड। और दाइज होती हैं, यानी कि वो जो डिलीवरीज वगैरह कराती हैं विलेज में। तो फिर हमारा आ गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सीएचसी। तो सीएचसी जो है वो 80,000 से लेके 1,20,000 की पॉपुलेशन पे काम करता है। तो जितने भी रेफर्स होते हैं, यानी कि पीएचसी से जिस पेशेंट को रेफ़र किया जाता है वो सीएचसी में आता है। वो एंड और फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स विद 30 बेड एंड स्पेशलिस्ट, तो इसमें कम से कम 30 बेड होने चाहिए। तो इसमें जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं वो होगी सर्जरी के रिलेटेड, मेडिकल ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी, एक्सरे, लेबोरेटरी फैसिलिटी। तो ये सब हो गया कम्युनिटी हेल्थ टिप प्रोग्राम। मैंने आपको पहले बता दिया, ये 2 अक्टूबर 1952 में जो लॉन्च किया गया था। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। और एक ब्लॉक के अंडर 100 विलेजेस आती थी। और जे एंड ए पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख पॉपुलेशन को ये कवर करता है एक ब्लॉक। और इसमें देयर आर अबाउट 6,000 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स इन। और अगर देखा जाए तो हमारे पूरे देश में 6,000 से भी ज़्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट जो ब्लॉक्स हैं। दूसरा हमने देखना है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो होते हैं उनको जो ग्रांट्स, यानी कि जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो 2 स्टेजेस में किया जाता है। पहली स्टेज में 12 लाख का किया जाता है और दूसरी स्टेज में 5 लाख का किया जाता है। बस इतना ही याद रखना है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है? ये ओवरऑल सभी काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, सोशल वेलफेयर के रिलेटेड। तो जितने भी काम होते हैं ये सारे ही आ जाते हैं इसमें, जैसे कि रूरल ट्रेनिंग, रूरल आर्ट, क्राफ्टमैन्स वगैरह का सभी का आ जाता है। इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डिपार्टमेंटल प्रोग्राम की बात की जाए तो दिस प्रोग्राम वार लॉन्च्ड इन अप्रैल 1978। तो ये अप्रैल 1978 को किया गया था, टू रूल ओवर आउट पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरिया एंड राइज। तो
ये क्यों लॉन्च किया गया था? तो जितनी भी पॉवर्टी यानी कि पुअरनेस जो गरीबी थी रूरल एरिया में उसको कम करने के लिए और उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है उनको ऊपर लाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। द मेन टारगेट ऑफ प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर लेबर होगी जो स्मॉल कल्टीवेटर हो गया जिनके पास इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती उनको स्मॉल कल्टीवेटर बोलते हैं। क्राफ्टमैन यानी कि जो क्या बोलते हैं उनको चिकित्सकार यानी कि जैसे कि यानी लोहार हो गया जैसे कि और जो इस टाइप के वर्कर्स होते हैं जिनकी कुछ स्किल्स होती हैं जिनके पास उनको क्या बोलते हैं क्राफ्टमैन्स बोलते हैं। IRDP इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंटल एजेंसी। तो ये कुछ वो हैं क्या बोलते हैं फुल फॉर्म्स हैं एब्रीविएशंस हैं तो ये आप याद रख सकते हो। तो बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गई होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो सिर्फ वीडियोस को देख के छोड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी और हमारा इसके साथ ही 2 वीडियोस में ही आने वाली 2 वीडियो में हमारा पब्लिक हेल्थ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।